Good morning, class 8. Welcome back to your SST classes. Okay, so we are studying lesson number 3 in history, that is from rural India under the British. तो बच्चों हम लोगों ने महलवारी सिस्टम शुरू किया था लास्ट पार्ट में, और वहाँ पे मैंने महलवारी सिस्टम एक्चुअली में पढ़ा दिया था, बट वो वीडियो पॉज हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया. चलो कोई बात नहीं, फिर से हम पढ़ा देते हैं महलवारी सिस्टम और आगे के जो भी है. चलो, तो महलवारी सिस्टम के अंडर में हमने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में इसको लाया गया. इसके अंडर में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे उसको महल नाम दे दिया गया, और यहाँ पे अलग अलग गाँव से ना रेवेन्यू कलेक्ट करके एक ग्रुप ऑफ विलेजेस से ये सारे गाँव से इकट्ठे रेवेन्यू कलेक्शन होता था. और कौन करता था? तालुकदार. ठीक है ना, तालुकदार की फ़ोटो आप लोग देख रहे हो. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर को जा करके सारा पैसा फिर ये दे देते थे. तो यहाँ पे यही बताया गया था कि आपको उस जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसको तालुकदार कहा जा रहा है. चलो, ज़मींदारी और रेतवारी सिस्टम के बाद क्या हुआ आपका, ये जो लैंड है उसका कमोडिफिकेशन शुरू हो गया. लैंड एज अ कमोडिटी यूज़ होने लगा. लैंड की अब, ज़मीन की अब बेचना, ख़रीदना, ये सब होने लगा. पहले क्या होता था, जो लैंड था, लैंड एरिया था, वो फार्मर्स से बिलोंग करता था, लेकिन अभी ज़मींदार्स का हो गया और वो बेच रहे हैं लैंड को और ख़रीद रहे हैं. तो इससे क्या हुआ, फार्मर्स की कंडीशन और बुरी होगी. हिस्ट्री रिव्यूज़ में आप देख सकते हो क्या लिखा है. ज़मींदार एक पर्शियन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है होल्डर ऑफ रियल एस्टेट, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप है. और ज़मींदार को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से कहा जाता था, जैसे कि जागीरदार कहा जाता था महाराष्ट्र में, वडेरा कहा जाता था सिंध में, और चौधरी कहा जाता था, और लंबादार पंजाब. चलो, अब इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज़ एंड पीजेंट्स एंड विलेज इकोनॉमी. अब क्या प्रभाव पड़ा इन पॉलिसीज़ का फार्मर्स पर और विलेज इकोनॉमी पे. चलो, तो एग्रेरियन पॉलिसीज़ और ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स था, ये ब्रिटिशर्स ने अपनी भरपाई करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए लोग लाए थे, और इनका बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ने वाला था विलेजेस पर और विलेज की इकोनॉमी पर. ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेकार इफेक्ट क्यों पड़ने वाला था, क्योंकि फार्मर्स के हक में कुछ भी नहीं आ रहा था. हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. अब लैंड रेवेन्यू का हाई रेट्स, इतना ज़्यादा इन लोग पैसे मांगते थे, तो उससे क्या होता था, देखो, चाहे कि बेड सिस्टम हो, जिसको हम लोगों ने, आप लोगों ने क्या बोला, इजारदारी सिस्टम, या फिर परमानेंट सेटलमेंट हो, या तो रेतवारी सिस्टम हो, कोई भी तरीके के सिस्टम में जो रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा था. ठीक है, अगर समझ लो कि फार्मर जो था वो अपना पेट पाल पाता था, खाली अपने घर बच्चों का पेट पाल पाता था किसी तरीके से. सोचो, साल भर खेतों में वो काम कर रहा है, मेहनत वो कर रहा है, और बेचारे को उसको खाने को नहीं मिल रहा है. सारा का सारा ऑफिसर्स लेके लूट रहे हैं, और फिर उसके बाद वो लोग अपना मज़ा कर रहे हैं. कितनी बेकार बात है. और डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, पीजेंट ऑफन फेल टू पे देयर ड्यूज. अब बेचारे पीजेंट्स इतनी मेहनत करते थे, लेकिन कभी कभार क्या होता था, वो नहीं पैसे दे पाते थे. और देखो, जैसे कि एस्टिमेट यहाँ बताया जा रहा है कि दे वर लेफ्ट विथ ओनली 40% ऑफ देयर टोटल प्रोड्यूस. कि अगर वो लोग 100 किलो अनाज अगर वो उनका प्रोडक्शन होता था, तो वो लोग बस 40 किलो उनके पास रहता था, 60 किलो तो ले गए अंग्रेज. चलो, इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्स. अब ये क्या है, देखो, विलेज इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज ये जो नई आई थी. अब इसी दौरान एक ऐसा क्लास उभर करके आता है, सोशल क्लास, ऐसे रहने वाले लोग जो कि लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, मतलब उनके लिए ईमानदार थे, और इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में उन्होंने मदद दिया. ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा काम नहीं किया एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए. अब प्रॉपर इरिगेशन नहीं था, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, तो फार्मर्स जो थे बेचारे टोटली डिपेंड थे मानसून पे. अगर जिस साल बारिश होएगी उस साल अच्छी खेती होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इरिगेशन का कोई ऑल्टरनेटिव इन लोगों के पास नहीं था. चलो, अब बारिश हर साल अच्छी तो होगी नहीं, है ना, तो फार्मर्स वर ऑफन नॉट एबल टू गेट अ गुड हार्वेस्ट. अब जिस साल अच्छी हुई बारिश, उस साल तो बेचारों को खाना मिला. इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई, उस साल उनकी कहानी ख़त्म है. कभी कभार क्या होता था, कंप्लीट फेलियर ऑफ रेन एनी ईयर रिजल्टेड इन फेमाइन. अब कभी कोई साल ऐसा आ गया जबकि बारिश हुई ही नहीं, तो क्या होगा, भूखमरी आएगी, और सिचुएशन और भी बर्बाद हो जाएगी, एकदम त्रासदी छा जाएगी. ऐसे ही भूखमरी आई थी बंगाल में 1876 में, जिसमें लाखों के लोग मारे गए
कैटल जो थे वो फूड और फॉर्डर उनको नहीं मिला, कैटल हमारे जैसे गाय भैंस, उनको भी नहीं मिला खाना और घास वगैरह भी तो भाई एग्रीकल्चर लैंड में ही तो होगा, और वो भी मारे गए। मतलब ज़मीन में आपके पशु जो हमारे थे और जो इंसान लोग थे, ह्यूमन बींग्स थे, वो पूरी तरीके से मरे जा रहे थे। तो बंगाल फेमाइन देख रहे हो 1876 की गाय की जो क्या कंडीशन है, कितनी पतली सी, और जो लड़के जो दो हैं बेचारे। चलो, रूरल इंडेप्टनेस। अब जो रेवेन्यू है ये पीरियोडिकली रिवाइज होता था, ठीक है ना, और उसमें जो था इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ा देते थे, तो बेचारे फार्मर्स और नहीं पे कर पाते थे, इनके लिए और टफ हो जाता था। और अगर वो फेल हो जाते थे, पैसे नहीं दे पाते थे, तो जो ज़मीन पे वो काम करते थे उसको क्या करते थे, ऑक्शन कर दिया जाता, उसकी नीलामी कर दी जाती थी, उनसे उनकी ज़मीन छीन लिया जाता था। इस सिचुएशन को हटाने के लिए फार्मर्स हमेशा मनी लेंडर्स के पास जाते थे कि भाई, जो गांव में कुछ ऐसे सेठ वगैरह जैसे नहीं है, वो लोग रहते थे, वो लोग क्या काम करते थे, उनके पास पैसे होते थे, वो लोग क्या काम करते थे, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे, बहुत ही ज़्यादा ब्याज पर इन लोग ये देते थे, फार्मर्स को पैसे दे देते थे लोन के फॉर्म में, और बाद में ये वही लोन जो लेते थे। तो इस तरीके से क्या होता था कि अब भाई फार्मर कहाँ से लोन भरेगा, जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा और उस पर भी वो 60% तो ईस्ट इंडिया ले गई, 40% बचा, उसमें से कुछ खाएगा, कुछ बेचेगा ले जा करके, फिर जो पैसे मिलेंगे उसी से तो अपना उधार चुकाएगा जा करके मनी लेंडर को। लेकिन एग्रीकल्चर अच्छा होगा तब ना, एग्रीकल्चर तो कभी होता था कभी नहीं होता था। इस तरीके से क्या हुआ, इंडेप्टनेट मतलब उधारी गांव में, ग्रामीण इलाकों में लोगों की बढ़ने लगी, फार्मर्स की। और मनी लेंडर्स जो थे वो बहुत ही डिसऑनेस्ट थे, बहुत ही बेकार किस्म के लोग हुआ करते थे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्रॉफिट मोटिव, मतलब इंसानियत नाम कोई चीज़ें नहीं थी। इस तरीके से भाई अब जब वो पैसे नहीं पे कर पाते तो मनी लेंडर जा करके उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे। अदर मेजर कॉजेज़ में क्या हो जाएगा, फार्मर्स क्या करते थे, मॉर्टगेज कर देते थे, ठीक है, अपने ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच देते थे, या फिर पूरी की पूरी ज़मीन ही बेचनी पड़ती थी कभी कभार, बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर। कुछ सोशल कस्टम जैसे कि मैरिज हो गया, फेस्टिवल हो गया, ठीक है, शादी कराने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए भी ये लोग ज़मीन बेच दिया करते थे। फार्मर्स यूजुअली हैड टू सेल देयर ऑर्नामेंट्स, होम्स एंड इवन यूटेंसिल्स टू पे ऑफ देयर ड्यूज। तो फार्मर्स जो थे उनको कभी कभार तो उनके घर में जो लेडीज़ के जो ऑर्नामेंट्स थे, गहने वगैरह थे, वो घर जो है वो गया, और यहाँ तक कि बर्तन वगैरह भी बेचने पड़ते थे अपने लोन्स को, ड्यू को पे ऑफ करने के लिए। चलो, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड लैंड अ सेलिएबल एंड मॉर्टगेजेबल प्रॉपर्टी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड का क्या कर दिया, कमोडिफिकेशन कर दिया, मतलब आप ज़मीन को खरीदो, बेचो और ख़रीद सकते थे, और इस तरीके से उनका रेवेन्यू और इंक्रीज़ होने लगा। फार्मर्स को अब फोर्स करते थे और भी ज़्यादा हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे उनसे मांगते थे, और इस तरीके से फार्मर्स की ज़मीन पर अब और ख़तरा मंडराने लगा। अगर वो नहीं देते थे हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो फार्मर्स की ज़मीन गई किसके अंडर में, ईस्ट इंडिया के अंडर में। अब जो न्यू जो हमारी जो पॉलिसीज़ थी, इससे क्या हुआ, फार्मर्स अपने ज़मीन उनका हाथ से छीनने लगा। तो अब जो ज़मीन उनसे चली जाती थी उनके हाथों से, अब ज़मीन का बीच बीच में क्या होने लगा, टुकड़ा टुकड़ा होने लगा, है ना। कोई अब पूरी की पूरी इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन तो कोई सब लोग नहीं खरीद लेंगे, इतना सौखे की बात नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन खरीदते थे। और इस तरीके से जो था बड़ा बड़ा जो लैंड एरिया था जिस पे हाई प्रोडक्शन हो सकता था, उसका अब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया। अब टुकड़े टुकड़े में ज़मीन हमें दिखाई पड़ती है, और इस वजह से जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी ये क्या करेंगी, इसमें अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं होगा, और फिर जो कि अल्टीमेटली क्या लीड करेगा, डेथ ऑफ द कल्टीवेटर उसमें मारा जाएगा। चलो, और ये तो एक कॉज था ही, और जो कल्टीवेटर था फिर उसके भी मान लो कि अगर एक फार्मर, उसके 4 बेटे हो गए, तो 4 बेटे आपस में वो ज़मीन को बांटेंगे, तो फिर ये भी एक कॉज था। चलो, अब कल्टीवेशन जो था, कभी कभार अगर गुड क्रॉप नहीं दिया तो फार्मर्स अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाते थे, कहीं हो गया, भूखमरी आई और कहानी ख़त्म। सब लेटिंग ऑफ लैंड में आ जाओ। बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे कि जिनके पास इतना ज़्यादा लैंड था, इतना ज़्यादा ज़मीन उनके पास हुआ करता था कि वो उनका खुद केयर नहीं कर पाते थे। तो वो क्या करते थे, वो
कहते थे अपने कुछ एजेंट्स वगैरह अपॉइंट कर देते थे कि भाई तुम इस जाओ यहाँ से ये ज़मीन का रेवेन्यू कलेक्शन करो, तुम इस जगह जा करके यहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन करो, और इस तरीके से वो लोग सब लेट कर देते थे लैंड के। कहते थे कि मतलब जैसे मान लो ज़मींदार है, उसके अंडर में कुछ एजेंट्स है, इतनी बड़ी ज़मीन है ज़मींदार अकेले नहीं देख पा रहा है, कुछ एजेंट्स वो अपने अंडर में रख लेगा और वो एक एजेंट को दे देगा कि इतनी ज़मीन तुम्हारे अंडर में रहेगी, तुम इससे रेवेन्यू कलेक्ट करोगे और बाकी हमें ला करके दोगे। तो सब लेटिंग हो गया। अब एक आदमी की ज़मीन दूसरे आदमी को दिया और दूसरे आदमी ना फिर वो कल्टिवेटर्स को दे रहा है। तो अब वो जो आदमी बीच में बैठा हुआ है, जो एजेंट है, वो ऐसे थोड़ी ना बैठेगा, वो कमीशन खाएगा तब बैठेगा। तो कमीशन लेगा किससे? फार्मर से लेगा। तो फिर सारा का सारा बोझ फार्मर पे आया। सो हर केस में फार्मर की कहानी गोल है। चलो अब आ जाओगे स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या था? colonial government made various policies to suit its own need. These policies ruined Indian trade and craft as well as agriculture. देखो ये सब जो कहानी ये लोग रच रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो ये कांड कर रहे हैं, इससे हमारे देश की हड्डी, जिसको रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं, पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। जो हमारे यहाँ हमारे देश में जो क्राफ्ट हुआ करता, जो इंडियन क्राफ्ट था, जैसे कि बास्केट मेकिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों का धीरे धीरे हमारे देश में से इन लोग उखाड़ फेंकेंगे। और हमारे देश की यही सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और आज भी फेमस हैं, है ना। चलो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट किए फ्रॉम एग्रीकल्चर, लेकिन कभी भी एग्रीकल्चर के बारे में सोचा नहीं, उसको इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोचा कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते क्योंकि वो तो वेलफेयर के बारे में तो छोड़ो, वो अपने प्रॉफिट के लिए भी वो ये भी नहीं सोचते थे कि एग्रीकल्चर जब अच्छा होगा नहीं तो हम लेंगे कहाँ से पैसा। वो बस पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि आप कैसे भी पैसा हमको ला करके दो, हमें से मतलब नहीं है। चलो, और इस तरीके से क्या हुआ? While the government and zamindars earned huge profits, the condition of the peasants worsened. This way neglect of agriculture caused it to stagnate. और धीरे धीरे अब एग्रीकल्चर क्या होगा? बंद हो जाएगा। पीजेंट्स मरने लगेंगे, पीजेंट्स के पास खाने को ही नहीं है तो कौन जा कर के खेत में काम कर पाएगा। तो इस तरीके से इस स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने लगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चलो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो भी सामान हमारा एग्रीकल्चर से आ रहा है, हम उसको क्या करने लगे? हम उसको बेचने लगे, खरीदने लगे, मतलब उससे हम पैसे अर्न करने लगे। तो यही हो गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स का सोल एम क्या था? एक्सप्लॉइट करना रिसोर्सेज ऑफ इंडिया को, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, बर्बाद करना ब्रिटिशर्स का सोल एम था, ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें ये लोग। इसलिए ये लोग क्या करते थे? कंट्री साइड में जाते थे, है ना, और वो क्रॉप जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी यूरोप में, उनको भी यहाँ पे ये लोग उगवाते थे, उसका एग्रीकल्चर करवाते थे और उसको अदर मार्केट्स में बेचते थे, दूसरे कंट्रीज़ में बेचते थे, और ताकि वहाँ से हम लोग पैसे कमाएंगे। ठीक है। तो द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर refers to performance of agricultural activities from a commercial point of view. When this happens, the peasants grow only those crops which can fetch them more money. तब इससे क्या होता था कि जब कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया तो इन लोग क्या करते थे? इन लोग किसान को फोर्स करते थे कि तुम बस वही क्रॉप्स को ग्रो करोगे जिससे हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दूसरे कंट्री से मिलेगा, है ना। अब इसमें क्या होगा? अब भाई किसान को खाने को नहीं है, वो उसके पास गेहूँ और वो चावल नहीं बो पा रहा है, व्हीट और पैडी नहीं बो पा रहा है, कल्टीवेट नहीं कर पा रहा है, वो खाएगा नहीं। पहले वो कमर्शियल जो आइटम्स है उसको बोए, जैसे कि जूट हो गया, आपका कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, टी हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये सब कहानी थी। दे डू दिस विदाउट एनी कंसिडरेशन टुवर्ड्स द लोकल नीड्स। सच क्रॉप्स आर नोन एज कमर्शियल क्रॉप्स। तो कमर्शियल क्रॉप्स में क्या थे? जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, टी, कॉफ़ी, रबर, इंडिगो, ये क्या ये इसलिए इसको कमर्शियल क्रॉप्स कहा जा रहा है क्योंकि इसको बेच के हम क्या करेंगे? इससे मुनाफा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाते थे ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया के। और पीजेंट्स क्या करेंगे भाई? पीजेंट्स को पहले ही जो था वो खाने को नहीं था, अब ये कमर्शियलाइजेशन कर दिया और भी उनको अब वो बोने ही नहीं दे रहे, तो वो भी कहाँ से खा पाएंगे। ठीक है, तो मैनी ऑफ देम वर फोर्स्ड इनटू ग्रोइंग दीज क्रॉप्स। तो बहुत सारे फार्मर्स को फोर्स किया इन्होंने कि आपको यही क्रॉप्स को ग्रो करना है, जैसे कि इंडिगो, विच वर देन रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। अब इंडिगो की कहानी बहुत बड़ी है, हम लोग इसको केस स्टडी में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आ जाओ।
reveals the indigo plantations on the Caribbean islands came to an end following the rebellion of African slaves in 1791. तो अफ्रीकन स्लेव्स ने जो थे, जो अफ्रीका के जो स्लेव्स थे, स्लेव्स मतलब जो दास थे, है ना, जो छोटे तबका नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, मतलब जो हमारे अंडर में काम करते हैं, जैसे नौकर जिसको दास हम लोग कहते हैं, वो अफ्रीकन स्लेव्स ने क्या किया, रिबेलियन किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया 1791 में। उसके बाद से इंडिगो प्लांटेशंस बंद कर दिया गया कैरिबियन आइलैंड्स पर। स्लेव्स वर्किंग ऑन द प्लांटेशंस बर्न द प्लांटेशंस एंड किल्ड देयर रिच प्लांटर्स। तो स्लेव्स जो कि प्लांटेशंस में काम करते थे, उनको इंडिगो खेती करते थे, उन्होंने इंडिगो खेती में आग लगा दी और अपने जो रिच प्लांटर्स थे, जो इनको फोर्स करते थे कि तुम इसकी खेती करो, उनको मारने लगे। यही होता है, देखो, जब भी किसी भी ग्रुप को, कोई ग्रुप छोड़ो, किसी भी पर्सन को अगर आप दबाने की कोशिश करोगे तो फिर वो अल्टीमेटली फूट करके अंगार के तरीके से आप ही के ऊपर बरसेगा, है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, कभी भी किसी को भी एकदम इतना मत प्रताड़ित करो कि उसकी चरम सीमा पार हो जाए और फिर आप ही के ऊपर वो सारा गाज गिरे। यही कहानी हुई। चलो, फैक्टर्स विच लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्यों कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते थे? न्यू एग्रेरियन पॉलिसीज़। न्यू एग्रेरियन पॉलिसीज़ में क्या था? ब्रिटिशर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, तो इसलिए ये नए नए एग्रेरियन पॉलिसीज़ ये लाए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रेतवारी सिस्टम हो गया। इसमें जो पीजेंट्स थे वो बेचारे ओवर बर्डन हो गए बिकॉज ऑफ हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। और क्या होता था कि जब फार्मर्स थे, जब वो सारे अपना पे कर देते थे टैक्स, उसके बाद उनके पास बहुत ही कम, जो भी वो क्रॉप प्रोडक्शन करते थे उसका बहुत ही कम अमाउंट उनके पास बचता था। और उसके बाद अगर उनको फोर्स किया जाएगा कि तुम कमर्शियल और कैश क्रॉप्स को ग्रो करो, जिससे ज़्यादा पैसा होगा, इससे वो क्या होगा, वो उनके, देखो पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स थे, अगर वो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं खाने का आइटम का, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, तो भाई अगर मान लो कि अगर 60% भी, अगर हमने 100 kg का उत्पादन किया, तो अगर 60 kg लेके गया अंग्रेज, तो 40 kg तो हमारे पास बचा ना, उसमें तो हम खा पी के किसी तरह एक टाइम भी खा के अपना जीवन पार लगाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी कमर्शलाइजेशन होने के बाद तो अब खाली किस चीज़ की खेती करवा रहे हैं लोग, फोर्स कर करके कि आप बस कॉटन की खेती करो, जूट की खेती करो, इंडिगो की खेती करो। अब यहाँ पे अब कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, अब वो आया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स आए, अगर वो 60% ले भी गए, तो 40% जो हमारे पास बचा वो हम लेकर के कहाँ बेचेंगे, है ना, कहाँ लेकर के जाएंगे कि उससे हमें पैसा मिले और फिर हम पैसे जाकर के अनाज खरीदें। और अगर हमारे पास वो हम बेच भी दिया, पहले तो बेचना ही इतना कठिन काम है, और अगर बेच भी दिया उसको तो हमसे खरीदेगा कौन? पूरी इकोनॉमी डमाडोल हुई है, अनाज का उत्पादन ही नहीं है, कल्टीवेशन ही नहीं है, तो कौन हमको अनाज देगा? तो सोचो अनाज का दाम कितना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बड़े हो रहे हो, अपना अब चीज़ों को कोरिलेट कर करके समझ सकते हो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हो गया, इंग्लैंड जो था उस टाइम पे, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, मतलब इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जा रहा था ढेर सारे। तो मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी लार्ज क्वांटिटीज़ में, ठीक है। रॉ मटेरियल्स मतलब वो आइटम जिससे हम कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर हमको चीनी बनाना है, तो चीनी को बनाने के लिए हमें रॉ प्रोडक्ट क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। और रॉ प्रोडक्ट कहाँ से उसका उत्पादन होगा, कहाँ प्रोडक्शन होगा? इंडिया में। तो इसलिए क्या किया, इंडियन कल्टीवेटर्स को फोर्स किया कि भाई रॉ प्रोडक्ट्स को ग्रो करो, जिसकी ज़रूरत है इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, ढेर सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, तो वहाँ पे रॉ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। और इसीलिए कॉटन, इंडिगो, टी, कॉफ़ी, ये सब इन लोग प्लांटेशंस करवाने लगे। राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, ये भी एक मेन मुद्दा था। इसमें क्या था, जो ओल्ड ज़मींदार थे वो जो थे हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, अगर वो नहीं पे कर पाए ब्रिटिशर्स को, तो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, उनकी ज़मीनों से हथिया लेते थे और जा कर के जो लैंडलॉर्ड्स नए अब आते थे, जो लोग वो ज़मीन अगर किसी ने खरीद लिया तो वो नया लैंडलॉर्ड हो गया। तो अब ऐसे लैंडलॉर्ड ज़्यादा लोग होने लगे, क्योंकि ज़्यादातर ज़मींदार नहीं पे कर पाते थे पैसे, तो उनकी ज़मीन उनके हाथ से चली जाती थी। तो अब क्या हुआ, अब ये जो लैंडलॉर्ड्स, तो ये बन तो गए ज़मीन के मालिक, लेकिन इनको क्या कल्टीवेशन के बारे में कुछ पता है? जो पुराने हमारे ज़मींदार थे, कम से कम उनको ये तो पता था कि भाई खेती करने में पानी लगता है, अनाज लगता है, बिया लगता है, अपना खाद पानी लगता है। ये सब जो है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, ये कौन होंगे? ज़्यादा ये अंग्रेजी हुआ करते थे, क्योंकि इतना पैसा वहाँ उस टाइम पे किसी के पास था ही नहीं कि वो ज़मींदार से इतना पैसे में उतना ज़मीन ले ले, है ना। तो ये अंग्रेज को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था।
इसीलिए हम लोग इनको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं। ये जाते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, खाली पैसा कमाना था इनको। ये जा करके कल्टीवेटर से कहते थे कि और कमर्शलाइज्ड क्रॉप्स को ग्रो करो इस पर। अब खाली इंडिगो खेती हो रही है चारों तरफ, खाली टी दिख रहा है चारों तरफ, खाली कॉफ़ी दिख रहा है, खाली जूट दिख रहा है, खाली कॉटन दिख रहा है, खाने का कहीं ठिकान नहीं है, बस यही सब कमर्शलाइजेशन हो जा रहा है। ठीक है, और इसलिए इस तरीके से हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को और प्रमोशन मिलता है। चलो, ग्रोथ ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसमें क्या हुआ? प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ऑन कमर्शियल लाइन्स। इस तरीके से कमर्शियल लाइन्स पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर का भी होता है, और वेरियस रीजन्स में इसका जहाँ पे भी इसकी पॉसिबिलिटी थी ग्रोथ करने के लिए, वहाँ पे इसको ये लोग करवाने लगे। ठीक है, जिससे ब्रिटिशर्स को ह्यूज प्रॉफिट्स मिलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? पीपल गॉट अट्रैक्टेड टू दिस बिजनेस। अभी प्लांटेशन बिजनेस की तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगे, एंड ब्रॉट मोर एंड मोर लैंड अंडर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब जब लोग जहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस करने लगे, और इस तरीके से भी आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। चलो, मेरा भी बोलते बोलते मन थक गया। चलो, रिजल्ट्स ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पीजेंट रिवोल्ट्स एंड फर्दर वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।